हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर लायबिलिटी का क्या मतलब होता है और इसकी डिफरेंट कितनी टाइप्स हैं। तो सबसे पहले अगर हम लायबिलिटी की बात करें तो इसका मतलब सिंपल यही है कि जब आप कोई गलत काम करते हैं, सिविल रॉन्ग करते हैं या जब आप कोई क्राइम करते हैं तो आपके ऊपर एक लायबिलिटी आ जाती है, आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आयद हो जाती है और उस लायबिलिटी के नतीजे में आपको सज़ा सुनाई जाती है। अगर आपने क्राइम किया है तो आपको सज़ा दी जाएगी, लेकिन अगर आपने सिविल रॉन्ग किया है तो फिर जनाब क्या होगा, आपको कंपनसेट करना पड़ेगा, आपको फ़ाइन पे करना पड़ेगा। अगले बंदे की अगर आपने गाड़ी को नुकसान पहुँचाया है तो फिर आपके उसकी गाड़ी की आप मरम्मत करवाएँगे, उसको पैसे देंगे, ठीक है? लेकिन अगर आपने जुर्म किया है तो फिर आपको सज़ा दी जाएगी। इस चीज़ को क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। अब ये लायबिलिटी कब वजूद में आती है, कब पैदा होती है? दोस्तों, ये तब पैदा होती है जब आप किसी का जो लीगल राइट है उसको उसकी वायलेशन करते हैं। यानी आपने एक बंदे की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, हालांकि ये उसका राइट है कि उसकी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान ना पहुंचाए। भाई, आपने क्यों उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया? अब आपके ऊपर लायबिलिटी आएगी। ठीक है जी। इसी तरीके से जब आप किसी की राइट को मुतासिर करते हैं तो लायबिलिटी यानी कि सामने वजूद में आती है। अच्छा जी, तो ये जो लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट है ना, ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए बहुत ज़रूरी है। इंसाफ आपको तभी मिलेगा जब आपको लायबिलिटी का पता चलेगा। अगर लायबिलिटी नहीं है तो फिर हमें कैसे पता चलेगा? हमने किसको सज़ा सुनाएँगे? किसको हम अकाउंटेबल जो है ना ठहराएँगे? तो इसीलिए लायबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं कि ये लायबिलिटी एक्चुअली किस तरह पैदा होती है, इसके क्या एलिमेंट्स हैं, किस तरह ये एस्टेब्लिश होती है। भाई, उसके लिए सबसे पहली चीज़ चाहिए ड्यूटी। यानी एक लीगल ऑब्लिगेशन है कि आपने ये काम करना है या ये काम नहीं करना। ठीक है जी। उसके बाद आपका एक फ़र्ज़ है, फिर आपने उसको तोड़ दिया। अब ये हो गया दूसरा एलिमेंट, ब्रीच। पहली एक काम था जो आपको नहीं करना चाहिए था या करना चाहिए था, आपने उसकी खिलाफ-वर्ज़ी की, नंबर 1। उसके बाद आपकी खिलाफ-वर्ज़ी करने की वजह से कुछ चीज़ पैदा हुई, कोई कॉज़ हुआ, कोई लिंक डेवलप हुआ और उसके नतीजे में किसी को नुकसान पहुँचा। जब ये 4 चीज़ें मिल जाती हैं तो आपके ऊपर लायबिलिटी आती है। अब इसकी मिसाल देखें कि एक शॉपकीपर है, दुकान वाला, वो क्या करता है, अपने फर्श को ना साफ़ करने के लिए पानी फेंक देता है, लेकिन उसको साफ़ नहीं करता। अब होता क्या है कि पहली तो ये है कि उसकी ये ड्यूटी है कि उसके भई शॉप में जो भी बंदा आए उसको उसने महफ़ूज़ एनवायरनमेंट देनी है। लेकिन क्या हुआ कि उसने ना पानी तो फेंक दिया लेकिन उसको साफ़ करना भूल गया या नहीं किया, व्हाटएवर। उसके नतीजे में एक बंदा कस्टमर आ गया, वो फिसल गया और उसकी बेचारी की ना उसका बाजू टूट गया। अब इसमें जो 4 एलिमेंट्स किस तरह अप्लाई होंगे? सबसे पहले तो ड्यूटी, उसकी ड्यूटी क्या थी कि वो जगह को महफूज रखे, साफ़ रखे, मतलब उसको सेफ रखे। लेकिन उसने क्या किया कि पानी वैसे छोड़ दिया, फिर उसको ब्रीच किया यानी कि उसको साफ़ नहीं किया, फिर उसकी वजह से कस्टमर स्लिप हो गया और फिर उसकी वजह से डैमेज हुआ कि उस बंदे का बाजू टूट गया। यानी अब जनाब ये लायबिलिटी मुकम्मल होगी और ये लायबिलिटी किसके ऊपर आएगी दोस्तों? शॉपकीपर के ऊपर आएगी। अब हम देखते हैं कि लायबिलिटीज़ की डिफरेंट काइंड्स क्या हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नेचर ऑफ द रॉन्ग की बुनियाद के ऊपर, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द रॉन्ग। यानी जो गलत काम किया है उसकी नेचर क्या है। क्योंकि कुछ गलत काम सिविल होते हैं, कुछ क्रिमिनल होते हैं। तो सबसे पहले आती है सिविल लायबिलिटी। अब सिविल लायबिलिटी में क्या होता है, जब आप कोई सिविल रॉन्ग करते हैं, यानी कि आप किसी इंडिविजुअल को नुकसान पहुंचाते हैं, किसी की प्रॉपर्टी का पे नुकसान को करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी करते हैं या टॉर्ट करते हैं, तो उस सूरत में आपके ऊपर सिविल लायबिलिटी आयद होती है। फिर उसमें आप उसका मकसद क्या, फिर क्या करते हैं आप उसके बदले में? अब अगले बंदे को कंपनसेट करते हो, ठीक है, और उसको मैनेज करते हो, उसका जो नुकसान है वो आप उसकी पेमेंट आप करते हो। और इसकी प्रोसीडिंग कैसे शुरू होंगी सिविल लायबिलिटी की, कि भाई अगला बंदा आपके खिलाफ एक दरखास्त देगा सिविल कोर्ट्स के अंदर। और इसमें रेमेडीज़ क्या है? इसमें रेमेडीज़ है डैमेजेस। डैमेजेस का मतलब यहाँ पे मॉनेटरी कंपनसेशन है, यानी आपको अगले बंदे को पैसे देने पड़ेंगे, फाइन पे करना पड़ेगा, या अदालत कोई आपको हुक्म देगी कि ये काम करो। या अगर आपने किसी की गाड़ी का शीशा तोड़ा है तो अदालत कहेगी उसको दोबारा रिस्टिट्यूट कर दो, उसको वापस उसी फॉर्म में ले आओ, यानी नया शीशा लगवा के दो। या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, या अदालत आपको कहेगी कि यार कोई खुसूसी आपसे काम करवाए, आपको मुर्गा बनवा दे, आपसे उठक बैठक करवा ले, ठीक है जी। तो ये रेमेडीज हो जाती हैं सिविल लायबिलिटी के अंदर। अब इसका एग्जांपल क्या है कि एक पर्सन है, वो एक बंदे को सू करता है अदालत में, क्योंकि कार एक्सीडेंट में उसकी इंजरीज हुई और उसकी नेग्लिजेंस की वजह से। इसी तरीके से एक कंपनी सू करती है फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये भी सिविल रॉन्ग है, सिविल लायबिलिटी आ जाती है। इसी तरीके से एक जो घर का मालिक है वो अपने पड़ोसी को सू करता है, मुकदमा करता है, क्योंकि ट्रेस पास करता है, वो उसके घर का रास्ता इस्तेमाल कर रहा था उसकी बगैर इजाज़त के।
तो ये हो गई सिविल लाइबिलिटी। अब क्रिमिनल लाइबिलिटी में क्या होता है कि जब आप क्राइम करते हैं तब आपके ऊपर क्रिमिनल लाइबिलिटी। अब क्राइम कब होता है? जब आप हुकूमत या रियासत के खिलाफ कोई काम करते हैं। हुकूमत ने एक कानून बनाया कि भाई ये काम करोगे तो ये जुर्म कहलाएगा और उसकी ये सज़ा है, लेकिन आपने वो किया तो आप आपके ऊपर क्रिमिनल लाइबिलिटी आएगी। अब क्रिमिनल लाइबिलिटी का पर्पस क्या है कि भाई जिसने गलत किया उसको सज़ा दी जाए, क्राइम को रोका जाए, रिहैबिलिट किया जाए और पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना है। अब इसकी प्रोसीडिंग किस तरह शुरू होती है, इसका केस किस तरह शुरू होता है कि जो हुकूमत है वो आपके खिलाफ अदालत में जाएगी, यानी जो प्रोसिक्यूटर है वो केस शुरू करेगा और इसके अंदर रेमेडीज़ क्या है कि आपको या तो सज़ा दी जाएगी, आपको फ़ाइन पे करना पड़ेगा साथ में, या आपको कम्युनिटी सर्विसेज आपसे कोई काम करवाएंगे, पत्थर वगैरह तोड़वाएंगे, या जनाब प्रोबेशन का पीरियड आता है और बाज़ औक़ात आपको मौत की सज़ा भी दी जा सकती है, सज़ाए मौत भी दी जा सकती है। अब इसके एग्जांपल क्या हैं? जैसे हम मर्डर, थेफ्ट, फ्रॉड, अज़ाल्ट, इसकी जो प्रोसिक्यूशन होती है ये क्रिमिनल लायबिलिटी की कैटेगरी में आती है। उसके बाद देखेंगे लाइबिलिटी की काइंड बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोजिंग लाइबिलिटी के फॉल्ट वर्सेस नो फॉल्ट। ठीक है, सबसे पहले आती है पीनल लाइबिलिटी। अब इसमें ये पीनल लाइबिलिटी तब यानी कि वजूद में आती है दोस्तों, जब आपने कोई गलत काम किया है गिल्टी माइंड से, या आपने नेग्लिजेंस की वजह से गलत काम किया, यानी आपका माइंड ही गलत था, आपने कोई ऐसा काम करने जा रहे थे कि अगले बंदे को नुकसान पहुंचे, या आपकी लापरवाही नेग्लिजेंस की वजह से अगले बंदे के को तकलीफ पहुंची, तो इसको बोलते हैं जनाब पीनल लाइबिलिटी। अब इसके लिए एक असूल ये है, वो ये है कि एन एक्ट डज नॉट मेक वन गिल्टी अनलेस द माइंड इज आल्सो गिल्टी। यानी कोई काम जो है ना वो गिल्टी नहीं होता जब तक आपका माइंड गिल्टी ना हो, गंदा ना हो। ठीक है, अब इसमें एक्चुअली क्या चीज़ देखी जाती है? इंटेंशन देखी जाती है, आपकी इंटेंशन क्या है, नॉलेज क्या है, आपकी नेग्लिजेंस वगैरह। अगर आपका माइंड गिल्टी था तो आपके ऊपर कौन सी लाइबिलिटी आएगी? पीनल लाइबिलिटी। अगर आपने नेग्लिजेंस की वजह से भी गलत काम किया है तो तब भी आपके ऊपर पीनल लाइबिलिटी आएगी। अब इसके एग्जांपल ये हैं कि इंटेंशनल हार्म, यानी कि नियत करके, इरादा करके, बिल्कुल तैयारी के साथ किसी को कत्ल कर देना, किसी का मर्डर कर देना। और इसी तरीके से दूसरा इसका एग्जांपल है नेग्लिजेंस, कि मिसाल एक डॉक्टर है, वो उसने लापरवाही की और उसकी वजह से एक बंदे की जान चली गई। ठीक है जी। उसके बाद आते हैं रेमिडियल लाइबिलिटी। इसमें कोई फॉल्ट वगैरह नहीं होता। अब इसमें ये लाइबिलिटी तब इम्पोज होती है इवन कि भले आपकी इंटेंशन हो या ना हो, रिगार्डलेस ऑफ नेग्लिजेंस, यानी ना आपकी नीयत भी बुरी नहीं है ना आपकी नेग्लिजेंस है, फिर भी आपके ऊपर ये आयद होती है, इम्पोज होती है। पता है क्यों? क्योंकि जो काम हुआ है ना वो इतना बड़ा और ख़तरनाक है जिससे बहुत सारे लोग मुतासर हुए हैं, और इसके ऊपर प्रिंसिपल है वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी। अब इसके अंदर दो कैटेगरीज आती हैं, एक आती है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और दूसरी आती है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। यानी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में ये होता है कि कुछ गलत हो गया, कुछ डैमेजेस हो गए आपके एक्शन की वजह से। ठीक है, आपने कोई काम किया उसकी वजह से कोई नुकसान हो गया, लेकिन अब ना आपकी नीयत भी बुरी नहीं थी और ना ही आपकी नेग्लिजेंस थी, लेकिन फिर भी नुकसान हो गया। तो क्योंकि भाईजान वो जो काम हुआ है वो इतना ख़तरनाक हुआ है, वो इतनी ख़तरनाक एक्टिविटी थी, डेंजरस थी, इस वजह से आपके ऊपर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी आयद होगी। मिसाल है कि आपने अपने घर में शेर पाला हुआ है, अब आपने शेर को उसको खाना भी दे रहे हैं, उसको आपने ज़ंजीरों में बांध के रखा हुआ है, आपकी नीयत भी नहीं है कि ये किसी को जाके अटैक करे, और आपने पूरी कोई नेग्लिजेंस भी नहीं की, लेकिन फिर भी वो शेर किसी के ऊपर हमला कर देगा, क्योंकि वो एक्टिविटी आपने जो शेर पाला है वो डेंजरस काम है ना, इसीलिए आपके ऊपर कौन सी लाइबिलिटी लगेगी? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। इसी तरीके से एक और लाइबिलिटी इस कैटेगरी में आती है जिसका नाम है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। ये वैसे इंडिया की अदालतों ने इसको क्रिएट किया है, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि बाज़ औक़ात क्या होता है कि कोई एक ऐसा नुकसान होता है जिसमें आपका कोई कसूर नहीं होता, लेकिन फिर भी आपके ऊपर लायबिलिटी आयद होती है। मिसाल के तौर पर आप फैक्ट्री पे काम कर रहे हो और फैक्ट्री की वजह से कोई केमिकल यानी कि निकलता है, या कोई धुआं, ऐसी जहरीली गैस या गैसेस आउट होती हैं एनवायरनमेंट के अंदर, जिसके वजह से पूरा का पूरा इलाका जो है ना, वो लोग जो है ना मर जाते हैं उससे, या उनको नुकसान पहुंचता है, या उनकी आंखों में जो है ना एलर्जी आ जाती है, स्किन का इशू होता है। हालांकि आपकी कोई गलती नहीं है, आपने ना नेग्लिजेंस की, ना आपकी कोई इंटेंशन थी, लेकिन क्योंकि भाई आप फैक्ट्री में काम कर रहे हो, इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतना बड़ा खर्चा लगा रहे हो, इतना पैसा है, तो ये जो गलती हुआ है इसकी भरपाई आपने ही करनी होगी, तो वहाँ पे एब्सोल्यूट लायबिलिटी अप्लाई होगी। इसके लिए एक बड़ा मशहूर केस है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 में। वहाँ पे जो इंडस्ट्री है उसको लायबल किया गया था फॉर हार्म फ्रॉम हैज़र्ड एक्टिविटीज़, यानी जो फैक्ट्रीज थी उसमें से कुछ ऐसा जहरीला मवाद निकला जिससे वजह से लोगों को नुकसान हुआ, और उसकी लायबिलिटी मालिक के ऊपर ही आयद की गई। उसके बाद है जनाब बेस्ड ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी, डायरेक्ट वर्सेस विकेरियस।
अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, बाज़ औक़ात डायरेक्ट आपके ऊपर लायबिलिटी आयद होती है। मिसाल के तौर पे एक ड्राइवर है, उसकी नेग्लिजेंस की वजह से एक्सीडेंट हुआ, तो अब इसमें लायबल कौन होगा? ड्राइवर होगा। अगर आपने चोरी की है तो आप भी लायबल होंगे, यानी आपके ऊपर डायरेक्ट लायबिलिटी आएगी। लेकिन बाज़ औक़ात एक दूसरी कैटेगरीज़ आती है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, जिसको बोलते हैं विकैरियस लायबिलिटी। इसमें क्या होता है कि आपने गलत काम किया है लेकिन उसकी सज़ा किसी और को मिलेगी। या मिसाल के तौर पर अब इसमें क्या होता है एक्चुअली, इसमें ना एक रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट आता है। देखें, एक बंदा है, वो किसी के पास मुलाज़िम है और मालिक उसको कहता है कि जाओ यार ये जाके काम करो। उसने वो जाके काम किया लेकिन उससे किसी का नुकसान हुआ। अब मुझे बताओ ज़िम्मेदार कौन होगा? मालिक होगा कि नौकर होगा, मुलाज़िम होगा? ऑफ़ कोर्स मालिक होगा, क्योंकि मालिक के कहने पे उसने काम किया है। तो क्योंकि गलत काम तो मुलाज़िम ने किया है, लेकिन सज़ा या मेन जो ज़िम्मेदारी किसके ऊपर आयद होगी? मालिक के आप पर आएगी। इसको बोलते हैं विकेरियस लायबिलिटी। क्योंकि जो उसने काम बंदे ने करना था, वो मालिक के कहने पे किया, मालिक के फ़ायदे के लिए किया, लेकिन नुकसान हो गया, तो अब तो क्योंकि उस काम से फ़ायदा मालिक को होता है और लेकिन गलत काम किया तो नुकसान मुलाज़िम पे है, ये तो इंसाफ़ नहीं है। तो विकेरियस लायबिलिटी में एक्चुअली जो मुल्ज़िम होगा वो बंदा होगा जिसके कहने पे उसने काम किया, यानी इसमें एक रिलेशनशिप आएगा, यानी आपके ऊपर जो लायबिलिटी आएगी वो इनडायरेक्टली आएगी। काम गलत किसी और ने किया था, लेकिन आपके कहने पे किया था, आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो इसको बोलेंगे विकैरियस लायबिलिटी। अब इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, जैसे एम्प्लॉय और एम्प्लॉय है। आप किसी के ऊपर किसी कंपनी में काम करते हैं, आपने कोई गलत काम किया कंपनी के बिहाफ पे, तो सज़ा किसको मिलेगी? कंपनी को मिलेगी। प्रिंसिपल एजेंट, यानी प्रिंसिपल लायबल होगा एजेंट के कंडक्ट के लिए। इसीलिए जो 2 बंदे पार्टनर हैं, अगर एक बंदा गलत काम करता है तो उसके पार्टनर वो भी लायबल होगा। अब इसका एग्ज़ाम्पल ये है कि एक हॉस्पिटल है, हम उसी को ही लायबल करेंगे डॉक्टर की नेग्लिजेंस की वजह से। एक मिसाल है कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ पे डॉक्टर एक गलत ऑपरेशन करता है, उसकी वजह से एक बंदा मर जाता है, तो अब उसमें जो लायबिलिटी साथ में किसके ऊपर भी आएगी? वो हॉस्पिटल के ऊपर भी तो आएगी ना, ठीक है ना? इसी तरीके से एक डिलीवरी कंपनी है, अ उसका जो ड्राइवर है उसकी नेग्लिजेंस की वजह से एक्सीडेंट हो गया, तो अब उसमें कंपनी के ऊपर भी यानी कि लायबिलिटी आएगी, कंपनी भी जो है ना लायबल बनेगी, जिसको बोलेंगे विकेरियस लायबिलिटी। ठीक है जी। इसके अलावा कुछ और भी लायबिलिटीज़ होती हैं, जैसे जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी, यानी कि बहुत सारे लोग एक ही मामले के अंदर लायबल हो जाते हैं, ज़िम्मेदार हो जाते हैं। और एक होती है कंट्रीब्यूटरी लायबिलिटी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि एक बंदा ज़ख्मी हो जाता है, लेकिन वो जो ज़ख्मी हुआ है ना, वो कुछ अपनी हरकत की वजह से भी हुआ है, यानी खुद की भी उसकी नेग्लिजेंस थी। अगर वो आँखें खोल के गाड़ी चलाता तो वो बच जाता, लेकिन अगले बंदे ने भी उसको हिट किया और उसकी खुद की भी नेग्लिजेंस है, तो उसमें क्या होगा, जो भी उसको जो कंपनसेशन पे की जाएगी ना, उसमें से कुछ चीज़ें निकाल दी जाएँगी। क्योंकि भाईजान तुम खुद भी ज़िम्मेदार हो इस मामले को, यानी मिसाल है एक बंदे का नुकसान होता है 2 लाख का, लेकिन उसके अंदर खुद भी वो इन्वॉल्व है, तो उसको 2 लाख नहीं मिले जाएँगे, उसको 1 लाख दिया जाएगा और 1 लाख कहेंगे भाई खुद पे करो, क्योंकि तुम्हारी खुद की भी तो ज़िम्मेदारी आयद होती है ना। तो इसको बोलते हैं कंट्रीब्यूटरी लायबिलिटी। और उसके बाद आती है प्रोडक्ट लायबिलिटी, यानी मैन्युफैक्चरर्स और जो सेलर्स होते हैं, अगर वो कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, वो उसका डिफेक्टिव होती है, उसके इस्तेमाल से किसी को नुकसान होता है, तो मैन्युफैक्चरर्स और बेचने वाले जो होंगे वो लायबल होंगे, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट लायबिलिटी। ठीक है जी। और यहाँ पे भी बाज़-औक़ात स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का जो असूल है वो अप्लाई होता है। सो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैंने लायबिलिटी और लायबिलिटी की जो टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू जूरिस्प्रूडेंस, वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की।